हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने घर पर सेफ होंगे और आपकी स्टडी पहले से और स्मार्ट चल रही होगी गाइज। तो गाइज, आज जो मैं आपके सामने सेशन लेके आया हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन फॉर एनी एग्जाम, एंड द नेम ऑफ दैट सेशन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो गाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेशन से अपने एग्जाम्स के अंदर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सोचो गाइज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई लिमिट तो है नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती है। बट क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि वहां पर प्रोग्रामिंग करके दिखाओ। आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है ना? कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ये ऑप्शन आ जाता है कि क्या हमें वहां पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी? नहीं गाइस, वहां पर आपको कोडिंग नहीं करनी है। जस्ट उन लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है। उनके साइंटिस्ट कौन है, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, काम क्या होता है, कैसी लैंग्वेज होती है। ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो आपकी लैंग्वेजेस के चैप्टर में गाइज आपसे पूछे जाएंगे। ओके। तो हर एग्जाम में, एग्जाम के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क पीओ, आईबी का एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क पीओ, आरबीआई, नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स और कई सारे एग्जाम जिनमें कंप्यूटर साइंस आपका पूछा जाता है। तो वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ओके गाइज, तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए और आज के स्मार्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो चलिए गाइज आ जाइए जल्दी से। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसका यूज क्या होता है? देखिए, सिंपल सा केस है कि अगर सपोज करें कि आपको कोई भी काम करना है और आपको काम करने के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? या तो वहां पर लिख कर दे सकता हूँ, एक बोर्ड पर लिख दिया मैंने पूरा। तो लिखने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए? प्रॉपर प्रोसीजर्स चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए, प्रॉपर तरीके चाहिए, प्रॉपर सिंबल्स। ये सारे केस अपने को चाहिए। अब सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैं आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो पैराग्राफ आपको दिया है ना, उसमें प्रॉपर ग्रामर है ही नहीं उसके अंदर। तो उस केस में समझना मुश्किल पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग के ब्याह पर हम अपने सिस्टम से कहते हैं कि ये काम परफॉर्म कर दीजिए। ओके। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। अ सेट ऑफ वर्ड्स, symbols and codes used to write a program is called programming language। जैसे नॉर्मल सा केस है कि अपने पास बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज दैट कि मैंने क्या लिख दिया, ही अ बॉय इज और गुड, कुछ उल्टा सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या अभी आप इससे कुछ समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देन यहाँ पर हम रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रॉपर सिंबल्स यूज करेंगे, वर्ड्स आपके लिख रखे हैं, इनको लिखने का जो मेथड होता है, ये जो बेस फंडामेंटल होता है, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज। ओके। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कैन एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स। तो ये एक ह्यूमन होते हैं, जैसे ह्यूमन इस लैंग्वेजेस को यूज करते हैं जिसमें कोडिंग करते हैं, जिसमें आप प्रोग्राम करते हैं, और वो आपका प्रोग्राम जब सिस्टम में जाता है, देन सिस्टम क्या कर सकता है? उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस। ओके। नाउ व्हाट इज एल्गोरिदम? तो यहाँ पर जस्ट गाइज आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि इसका एल्गोरिदम बना के दिखाओ या कौन सी एल्गोरिदम है, क्योंकि वो आपका डीप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं आपके। क्योंकि हम लोग एक कंपटीशन का एग्जाम फाइट कर रहे हैं और अपने एग्जाम में एक दो तीन क्वेश्चंस तक बन सकते हैं गाइज। तो उन एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कोई आपसे ये नहीं बोलता कि भाई कोडिंग करके दिखाइए या फिर इसका एल्गोरिदम लिख के दिखाओ। छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिदम बोल देते हैं। तो डेफिनेशंस देखो क्या कह रही है कि एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दैट द प्रोग्राम मस्ट परफॉर्म टू अराइव द सॉल्यूशन। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो भी हम स्टेप्स लिखते हैं, उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर क्या बोल देते हैं हम लोग? एल्गोरिदम के नाम से गाइज जानते हैं। ओके।
अब देखो यहाँ पर एक केस बन जाता है, देखो समझना, जैसे हम लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं कोई, तो क्या प्लॉट खरीदा डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हो? ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक मैप तैयार कराते हैं। तो जैसे मकान का मैप होता है, वैसे लैंग्वेजेस के अंदर क्या माना जाता है? फ्लो चार्ट माना जाता है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे उस मैप को अपने हाउस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, वैसे ही फ्लो चार्ट को हम अपने एल्गोरिदम्स का, अपने प्रोग्राम्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो जैसे आप देखते हो फ्लो चार्ट, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसमें मल्टीपल सिंबल्स होते हैं, कोई सिंबल किसी काम के लिए होता है, तो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके गाइज, तो देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज नोन एज अ फ्लो चार्ट। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो अलग अलग केस बन सकते हैं। सम सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन अ फ्लो चार्ट। तो कौन कौन से सिंबल है, देखिए ये आपके पर्टिकुलर सिंबल होते हैं। तो जिसमें आपका ये जो ओवल होता है आपका, कई जगह पर यहाँ पर सर्कल दे रखा है, बेसिकली वो सर्कल नहीं होता, आपका एलिप्स बोल सकते हैं, ओवल बोल सकते हैं। तो ये किस काम के लिए हो जाता है? अपना स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, ये जो लाइन आपको दिखा रही है ना, ये आपके फ्लो को दर्शाती है कि आपका डेटा किधर जा रहा है ना। लाइन इज अ फ्लो। नेक्स्ट, ये जो आपका पैरेललोग्राम दे रखा है, ये आपके इनपुट एंड आउटपुट के केस में आपका यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि जिस चीज पर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो, है ना, कुछ उस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका a बराबर 10 हो गया और b बराबर 20 हो गया, देन इसमें क्या होगी? आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पर बोल दिया कि C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेस करने के लिए जो सिंबल है दैट इज रेक्टेंगल। एंड फाइनली जो डायमंड इज फॉर डिसीजन बॉक्स। तो इसको कई बार डिसीजन बॉक्स बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंडीशन आप इसकी सही आ रही है तो इधर चले गए, गलत आ रही है तो इधर चले गए। तो ये जो डायमंड इंडिकेट्स द डिसीजन यस और नो पॉइंट्स। तो ये बेसिकली आपका मैंने क्या बता दिया एग्जैक्टली, जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। तो गाइज मैंने अभी जस्ट आपको केवल बताया ही क्या है, एक लैंग्वेज की डेफिनेशंस बताई है, एल्गोरिदम बताया हुआ है, देन आपको फ्लो चार्ट और उसके सिंबल्स के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी गाइज। देखिए गाइज, हो सकता है पॉसिबली कि आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी हैं। देखिए किसी भी बुक को, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कोई सी भी बुक पढ़िए, उस किताब को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो क्या उसकी कंप्लीट नॉलेज ले पाओगे? नहीं। दोबारा पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ेगी। तीसरी बार पढ़ोगे, नॉलेज तो नहीं, किताब को जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पर। हम लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं फैक्ट बात बताऊं, ये जो हम चैप्टर्स कर रहे हैं ना, इनके करने से हम लोग कंप्यूटर साइंस में प्रोफिशिएंट नहीं हो जाएंगे। ये गाइज हम लोग केवल उतना कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। आप अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, और रियल लाइफ में जो जनरल जानकारी होती है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल बोल देते हैं, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी गाइज। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट देखिए, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। कई बार देखो मैं जब क्लासेस में पूछता हूँ कि लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, तब स्टूडेंट्स गाइज वहां पर कई टाइप बोल देते, 3 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। बट एक्चुअल में लैंग्वेजेस सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं। उसमें पहला पार्ट कौन सा होता है? लो लेवल लैंग्वेज, और देन सेकंड पार्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए इस साइड में कौन बैठा हुआ है? अपना सिस्टम बैठा हुआ है। और इस साइड में यहां पर कौन है? ये है आपका यूजर। आपसे यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट हो जाएंगे, कि कोई बोलेगा कि बताओ ऐसी कौन सी लैंग्वेज है इनमें से जो सिस्टम के ज्यादा करीब है, पास में है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ह्यूमन के ज्यादा करीब है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ह्यूमन से फार है, दूर है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सिस्टम से दूर है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको सिस्टम नहीं समझ सकता, है ना। तो ऐसे कई सारे ढेरों क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ प्रेजेंट होते रहेंगे। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं एक एक केस आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। देखिए सिंपल सा केस है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? लो लेवल लैंग्वेज।
अब लो लेवल लैंग्वेज में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मशीन। मशीन लैंग्वेज। देखिए मशीन लैंग्वेज का जो बेसिकली फंडामेंटल है, सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जान सकते हैं। और इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो गाइज आपकी 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। ओके, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये आपकी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। क्या चीज? मशीन डिपेंड, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है आपकी ये। तो ये जो होती है ना, यूजर इसको आसानी से नहीं समझ सकता। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज इजीली। नॉर्मली नहीं समझ सकता, क्योंकि आपका जैसे मान लो मैं कोई एक फोन का नाम लिख रहा हूं, कोई भी सैमसंग का लिख दिया कुछ भी, तो सैमसंग नेम को अगर मैं 0 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूं तो वहां पर यूजर कहां समझ पाएगा इसको? वहां पर बहुत मुश्किल होती है। मतलब पहले एस की बाइनरी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, 50 चीजें अपने को करनी पड़ती हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका मशीन लैंग्वेजेस के छोटे छोटे पॉइंट्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं, नियरेस्ट लैंग्वेज टू द सिस्टम। तो सिस्टम के साथ ज्यादा नजदीक जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज असेंबली लैंग्वेज। अब देखो गाइस, असेंबली लैंग्वेज का फंडा क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, लिख दे रहा हूं यहां पर। सेकेंड पॉइंट इज फॉर असेंबली लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर केस क्या आता है कि जो लैंग्वेजेस थे वो आपके दो प्रकार के बताए थे, एक तो लो लेवल और दूसरा आपका हाई लेवल। ये एक आपका मशीन लेवल होता है, ये आपका क्या रहता है? असेंबली लैंग्वेज रहता है। अब देखो ये जो लैंग्वेज है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 1। आज की डेट में गाइस जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं, है ना, तो असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हम लोग जब भी कोई कोडिंग करते हैं आजकल हाई लेवल में कैसे कर देते हैं कि बता दीजिए सी इज इक्वल्स टू 2 + 3, या मतलब 2 + 3 इक्वल्स टू 5, कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबॉलिक का कोडिंग कर देते हैं। बट अगर एक्चुअली इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर सारे सिंबल्स वर्क नहीं करते हैं, तो सेम टू सेम यही वर्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ लिखना पड़ता है एड 2 3, 2 3, या मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करना है, इसको बोल दिया 3 2। तो ये जो ऐड और ये सब्ट्रैक्शन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये आपका इक्वल यहाँ पर नहीं आता, तो इसको नहीं मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो ऐड और सब जो आपने लिखा हुआ है ना सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इन्हीं चीजों को यहाँ पर एग्जैक्टली एक नाम दिया जाता है। इनको क्या बोल देते हैं? निमोनिक्स कोड के नाम से इनको डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा, इसका जो कोड होता है इस कोड का नाम क्या है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को क्या बोलते हैं? निमोनिक्स कोड। या फिर चूंकि असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं इस वजह से कई बार निमोनिक्स कोड को क्या बोला जाता है? आपका असेंबली कोड के नाम से इसको जाना जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? निमोनिक्स कोड, या फिर क्या बोल देते हैं हम लोग? असेंबली कोड बोल देते हैं। अब देखो दूसरा केस क्या है कि इस लैंग्वेज को, यानी असेंबली लैंग्वेज को, अब सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ पर आपका ह्यूमन रहता है ना। तो इस केस में मशीन तो क्या समझता है? मशीन तो आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जबकि ये जो ऐड 2 3 या सब्ट्रैक्शन 3 2, तो ये आपका 0 1 के फॉर्मेट में तो नहीं है। तो हमें फाइनली करना क्या पड़ता है?
ये जो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है इसको हमें 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। मींस हम लोग क्या करते हैं, निमोनिक्स या फिर असेंबली कोड, इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज के कोड में। और ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, तो एक कन्वर्टर का नाम आपने सुना होगा जिसको यहां पर क्या बोल देते हैं, असेंबलर के नाम से उसको जाना जाता है। तो इनकेस अगर आपसे कोई पूछता है कि असेंबलर का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि असेंबली कोड को या नेमोनिक्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देना। ओके, चलिए। अब ये जो केस होता है अगर देखा जाए तो ये सब आपका लो लेवल लैंग्वेज की साइड में ही होता है, असेंबली भी और आपका मशीन लैंग्वेज भी। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज अगर इसमें कंपैरिजन करें, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं कि असेंबली लैंग्वेज इज easier to understand, easier to understand। ठीक है, इसको समझना आसान है क्योंकि हम इस टाइप की लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि देखो, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही आपकी सिस्टम साइड होती है, यानी लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को भी क्या बोला जाता है, मशीन डिपेंडेंट बोल देते हैं, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज के नाम से उसको जाना जाता है। तो गाइज मैं आपको वो स्मार्ट प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं जहां से एक्चुअली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको दो केस बता दिए, एक तो मशीन लैंग्वेज बता दिया और दूसरा मैंने आपको ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में बता दिया। असेंबलर क्या होता है मैंने वो भी आपको बता दिया। आई होप गाइज ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी और आपको ठीक से मैं समझा भी पा रहा हूँ गाइज। ओके, जस्ट गाइज आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, हो सकता है पॉसिबली कि देखो आप स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स आपके टेक्निकल भी हो सकते हैं और कुछ आपके नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं उन सभी को साथ में लेके चलूं, इसीलिए हर तरीके से गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या बेसिकली पॉइंट्स आपके बन सकते हैं रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज। तो वो सारे केस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ओके गाइज, तो चले गाइज हम लोग यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिए। तो अब देखिए कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि भाई मशीन लैंग्वेज के कोड को क्या बोलते हैं, देन आप उसका आंसर मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या 0 1 बोल सकते हो। असेंबली लैंग्वेज के कोड को क्या बोलते हैं, तो आप असेंबली कोड या नेमोनिक्स कोड बोल सकते हो। बट अगर इन जनरल आपसे पूछा जाएगा कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को क्या बोलते हैं, तो गाइज याद रखेंगे, मैं पॉइंट्स आपको यहां पर बोल देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। द कोड written in लो लेवल लैंग्वेज, उसको क्या बोला जाता है गाइज, ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो जैसे आपने देखा यहां पर कि लो लेवल लैंग्वेज के कोड को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो ऐसे ही हाई लेवल के कोड को क्या बोलते हैं, द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसको क्या बोल सकते हैं, सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है, या फिर कई बार इसको यूजर कोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बट आपका ज्यादा फेमस दोनों में से कौन सा आपका सोर्स कोड है। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में अगर बात करते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड, मशीन नहीं समझ सकती। सेकेंड पॉइंट, नियरेस्ट लैंग्वेज टू ह्यूमन, ह्यूमन के सबसे ज्यादा करीब होती है। थर्ड पॉइंट, ये जो है आपका, चूंकि मशीन समझ ही नहीं सकती तो मशीन इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, मशीन इनडिपेंडेंट लैंग्वेज।
ये गाइस मैं आपको वो स्मार्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर ले। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट ये है कि आपका एक तो है हाई लेवल लैंग्वेज और एक घर है आपका किसका, लो लेवल लैंग्वेज के लिए। बट इसमें दो केस हैं, एक है आपका असेंबली लैंग्वेज और एक है आपका मशीन लैंग्वेज। अब सोचिए कि इन केस हाई लेवल से मुझे असेंबली में जाना है या मशीन लैंग्वेज में जाना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी। तो बाउंड्री क्रॉस करने की जो जिम्मेदारी होती है वो यहां पर कौन निभाता है? एक नाम आपने सुना है, कंपाइलर, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। तो कई बार बोला जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, तो आप यहां पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर आंसर दे सकते हो। अगर मान के चलिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं, इसके लिए आपसे कोई पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, इन सभी जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो क्या होगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर? तो दोनों ही सही है, बट अगर मान लो इन दोनों में से भी अगर एक चूज करना पड़े तो ज्यादातर देखा गया है आंसर परफेक्ट कौन सा मानते हैं? कंपाइलर। क्योंकि देखो आज की डेट में मोस्टली लैंग्वेज कंपाइलर यूज कर रही है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि इंटरप्रेटर बंद हो गया है। इंटरप्रेटर बंद नहीं हुआ है, यूज थोड़ा कम हो गया है। ज्यादा यूज कौन सा है आपका? कंपाइलर का। अब जैसे आपने जावा लैंग्वेज का नाम सुना होगा, जावा लैंग्वेज आज की फेमस लैंग्वेज है, आजकल यूज भी हो रही है। और जावा लैंग्वेज ऐसी है जिसमें कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके किसके होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। बट इन सभी क्वेश्चंस में तो आंसर क्या बन जाएगा अपना भाई? आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर। एक चूज करना तो बेस्ट आंसर क्या? कंपाइलर। बट अगर इसके अलावा आप पूछेंगे, जब हम एंट्री ले गए तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से हम इस बिल्डिंग में एंट्री तो ले गए। अब एंट्री ले गए तो इस कमरे के अंदर है हम लोग अभी, और इस कमरे में जाना है। तो यहां से इस कमरे से इस कमरे में लेके जाने का मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये काम परफॉर्म कौन करता है? असेंबलर। जो चीज मैं आपको ऑलरेडी पिछली वाली स्लाइड के अंदर आपको बता चुका हूं, ये असेंबलर की बात थी। तो हम लोग यहाँ पर गाइस मशीन लैंग्वेज कंप्लीट कर लिए, असेंबली लैंग्वेज देख लिए, असेंबलर देख लिया, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पता किया। अब मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। ओके, इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। देखो, जो दो ही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाता है कि जो आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिफरेंस क्या है? जो इंटरप्रेटर होता है किसी भी प्रोग्राम को एक एक लाइन करके रीड करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रीड अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। और यहां पर क्या बन जाएगा? कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ रीड कर लेते हैं। रीड अ होल प्रोग्राम एट अ टाइम। एक साथ पूरे कोड को रीड कर लेते हैं। सेकंड केस में, इन केस मान लीजिए कि 5 लाइन का कोई कोड है या 10 लाइन का कोई कोड है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हम इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं रीड करने के लिए। तो इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया, इसको भी रीड किया, इसको रीड कर रहा था, यहां पर क्या गई है? एरर। तो जैसी एरर आ जाती है तो क्या इंटरप्रेटर आगे की लाइन को रीड करेगा? नहीं, उसका एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो यहां पर बोल सकते हैं स्टॉप एग्जीक्यूशन
ड्यूरिंग एरर्स। जबकि इस वाले केस में देखा जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखो कंपाइलर के केस में अगर एरर आ भी जाती है तो वो रुकेगा नहीं, पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड कर लेगा वो, तो जितनी भी एरर है फिर उन सभी एरर्स को एक साथ शो कर देता है। तो यहां पर कह रहा है कंटिन्यू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग एरर्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरप्रेटर के केस में थोड़ा सा मेमोरी का वेस्टेज हो जाता है, मेमोरी वेस्ट हो रही है, जबकि थर्ड पॉइंट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अपने एग्जाम में जो पॉइंट हैं वो केवल स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो गाइस जो बेसिक फंडामेंटल एक्चुअली मैं वो आपको फाइनली बता रहा हूं, जिससे आपको परफेक्टली समझ में आने वाला है कि किस चीज का यूज क्या होता है और वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे देते हैं। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई लेवल लैंग्वेज जहां से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज किसने बनाई, उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस ईयर में बनी थी, उसका यूज क्या होता है। जनरली कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फोर्ट्रान लैंग्वेज की। तो देखिए फोर्ट्रान लैंग्वेज के इस लाइन में आपके सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। ईयर की बात करेंगे तो 1957 में बनी थी। एंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। देन किसने बनाया है, तो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ आपका यहाँ पर, क्या देख लो, जॉन बेकस। इस लैंग्वेज को साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में यूज करते हैं, इसलिए कई बार इसको क्या बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है साइंटिफिक लैंग्वेज। और ये जो है आपकी दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट LISP। लिस्प की बात करें तो ये 1958 में बनी है। लिस्ट प्रोसेसिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ लिस्प, और ये जॉन मैकार्थी नाम के साइंटिस्ट ने बनाई है। इसमें लिस्ट की प्रोसेसिंग की जाती, तो शुरुआत में इसको AI के केस में भी इसको यूज किया गया, तो कई सारे केस यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इससे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, जस्ट इनके 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोबोल। गाइस कोबोल की अगर मैं बात करता हूं तो कोबोल जो है वो आपका 1959 में बनी है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आप देखो इस वाले टर्म्स पर ध्यान रखिए, बिजनेस, तो बिजनेस के बेस पर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, कमर्शियल पर्पज की लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं अलग से, कमर्शियल पर्पज लैंग्वेज। और ये किसने बनाई है, साइंटिस्ट का नाम बात करें तो ग्रास ऊपर। देखो गाइस यहाँ पर GRACEHOPPER, ग्रास ऊपर। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काम करते थे, तो कोड सील करके। तो कोड सील की जो फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस। तो इसमें एक मेंबर थे ग्रास ऊपर, इन्होंने पर्टिकुलरली कोबोल लैंग्वेज आपकी बनाई है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है या कमर्शियल पर्पस की लैंग्वेज कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज अ बेसिक लैंग्वेज। नाउ व्हाट अबाउट बेसिक। 1964 के अंदर आपकी बनी थी लैंग्वेज, और फुल फॉर्म है इसके बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। साइंटिस्ट का नाम है जॉन कैमेनी एंड थॉमस ई कर्ड्स। तो कई बार इसको कैमेनी एंड कर्ड्स लैंग्वेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पास्कल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पास्कल। पास्कल में जैसे ही पूछा कि किसने बनाई है, तो आपने पास्कल नाम ऑलरेडी सुना हुआ है, आपने नाम सुना हुआ है ब्लेस पास्कल, ये नाम आपने सुना होगा। तो ब्लेस पास्कल जो थे, इन्होंने 1642 में एक पास्कल नाम का कैलकुलेटर बनाया था। तो इस वजह से फादर ऑफ कैलकुलेटर जो हैं वो हैं ब्लेस पास्कल। बट पास्कल लैंग्वेज इन्होंने नहीं बनाई है, क्योंकि पास्कल लैंग्वेज बनी है 1970 में, और इन्होंने 1642 में कैलकुलेटर बनाया था। तो ये 300-400 साल तो जिंदा रहे नहीं होंगे, तो
तो उस केस में बात चलती है, तो लैंग्वेज जो बनाई है वो आपके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था निकोलस वर्थ। अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो निकोलस वर्थ ने बनाई है, बट अगर कैलकुलेटर की बात करते हैं तो आपके ब्लेस पास्कल ने। तो बोला जाता है कौन से साइंटिस्ट की मेमोरी में, कौन से साइंटिस्ट की याद में पास्कल लैंग्वेज बनाई गई है? तो आंसर क्या बनेगा? ब्लेस पास्कल। तो ब्लेस पास्कल साइंटिस्ट की याद में निकोलस वर्थ ने पास्कल नाम की लैंग्वेज जनरेट करी है 1970 के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग इज दिस एसक्यूएल। ये आपकी आज की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं इसको। 1970 में लैंग्वेज बनी है और डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ वॉइस, तो इन्होंने बेसिकली इस एसक्यूएल लैंग्वेज को बनाया। किसके लिए? आईबीएम कंपनी के लिए बनाया था। और इस लैंग्वेज को सबसे पहले यूज किया था एक साइंटिस्ट हैं एजर एफ कॉड, जिन्होंने रिलेशनल मॉडल के कुछ रूल्स बनाए थे। तो रिलेशनल डेटाबेस में आपने नाम सुना होगा आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस के अंदर जो सबसे पहले लैंग्वेज कमर्शियल तौर पर यूज हुई है, तो उसको यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? एसक्यूएल लैंग्वेज के नाम से उसको जान, तो लिखा हुआ है एसक्यूएल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज टू यूटिलाइज रिलेशनल मॉडल। तो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपका जो एसक्यूएल यूज हुआ है ईएफ कोड के द्वारा किया गया। तो गाइज ये आपके बेसिक फंडामेंटल, आपसे कोई वहां पर कोडिंग नहीं करा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट लैंग्वेज इज पीएलएम। आपने हो सकता है ये नाम ना सुना हो। पीएलएम का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। 1972 के अंदर ये प्रोड्यूस हुई है और गैरी किल्डेल नाम के साइंटिस्ट ने इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी। हाईली भी लैंग्वेज है आपकी, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। तो आपके इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर थे उनके लिए बनाई गई। तो बताओ इंटेल का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो आप याद रखिए इंटेल 4004 was the first माइक्रो प्रोसेसर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोलोग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इस प्रोलोग को हम लोग क्या बोल देते हैं? सबसे पहला केस देखो, लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करने को बहुत सारी लैंग्वेज है, बट एक फेमस जो नाम है आपका लैंग्वेज ऑफ एआई के नाम से फेमस है, दैट इज प्रोलोग। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोलोग लिखा हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो पहला शब्द प्रो से होना चाहिए, सेकंड वर्ड लॉग से होना चाहिए, बट आंसर उल्टा है। प्रोलोग की फुल फॉर्म है लॉजिक प्रोग्रामिंग, और 1972 के अंदर बनी थी और एलन कॉलमेरर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट इज सी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा जानी पहचानी लैंग्वेज 1972 में ये भी बनी है। तो देखो ये तीनों ही लैंग्वेज आपकी 1972 में डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई। और इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस टाइम पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था। तो यूनिक्स किसने बनाया हुआ? तो इनके लिए मैं नाम लिख दे रहा हूं, केन थॉमसन। केन थॉमसन साइंटिस्ट ने क्या बनाया था? यूनिक्स। तो यूनिक्स के लिए शुरुआत में जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई है दैट इज अ सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज आपकी स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैसी लैंग्वेज होती है, तो पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये भी जानी पहचानी है। 1983 के अंदर कमर्शलाइज हो चुकी थी लैंग्वेज प्रॉपर्ली। बीजाने स्ट्रोस्ट्रप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। और एक ऐसी लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से फेमस है। ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML, ये भी आपने खूब सुना होगा। HTML जो लैंग्वेज होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेब लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसको एक और बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ वेब ब्राउजर। 90-91 में, यानी कि फाइनली 91 के अंदर आपकी हो चुकी है प्रोड्यूस। उसके बाद में देखो टिम बर्नर्स ली नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको बनाया था। और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है स्टैटिक वेब पेज और वेबसाइट्स। स्टैटिक टर्म याद रखिए, स्टैटिक वेब पेज और वेबसाइट्स आपके बना सकते हो। स्टैटिक मींस जब आपका वेब पेज ओपन होता है देन हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना।
दैट इज नोन एज स्टैटिक, मींस डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पाती स्टैटिक के अंदर, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो HTML से रिलेटेड बन जाते हैं। नेक्स्ट इज अ विजुअल बेसिक। देखिए विजुअल बेसिक का मतलब क्या है, 91 में प्रोड्यूस हुई है और VB इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, सबसे पहले ग्राफिकल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इट इज अ फर्स्ट ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। और ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है। यहाँ पर मतलब बोला जाए कि जैसे सी लैंग्वेज में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए 5-7 लाइन की कोडिंग करनी पड़ती है। बट अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें टूल्स दे रखे हैं, सेलेक्ट करो, क्लिक करो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब डायग्राम बन जाएगा। तो वहां पर कोडिंग हमें ग्राफिकल के केस में कोडिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहली जो ग्राफिकल लैंग्वेज मानी जाती है दैट इज विजुअल बेसिक लैंग्वेज। और ये आपकी शुरुआती लैंग्वेज होती है बिगिनर्स के लिए, बड़ी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्योंकि कोडिंग कम करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज पाइथन। आज की मार्केट की सबसे जो कह सकते हैं यूजफुल लैंग्वेज है दैट इज पाइथन लैंग्वेज। ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और वैन रॉसम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया हुआ है 91 के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज जावा। ये भी बहुत फेमस लैंग्वेज है, 95 में आपकी प्रोड्यूस हुई है। जेम्स गॉसलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया और 3-4 क्वेश्चन है। ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसको हम लोग इंटरनेट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इंटरनेट लैंग्वेज का मतलब और वेब लैंग्वेज का मतलब क्या है। ये देखो ये जो बड़ा सर्कल है दैट इज इंटरनेट लैंग्वेज, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है दैट इज वेब लैंग्वेज। कहने का मतलब कि जो आपकी जावा है उसके थ्रू हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब पेजेस भी बना सकते हैं। मतलब HTML वाला जो काम था ना वो हम लोग जावा के थ्रू भी कर सकते हैं। इस वजह से जावा को जब हम इंटरनेट लैंग्वेज जब बड़ा नाम बोल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जावा को हम लोग वेब लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू कुछ भी बना सकते हो आप, कोई सी वेबसाइट स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, कैसी भी आपके वेब पेजेस हो, हर चीज यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड सारे कामकाज परफॉर्म कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ किसकी बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका कोड बना लीजिए और ले जाकर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हो। तो इसका एक स्लोगन बन जाता है, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है। राइट वंस रन एनीवेयर। अब देखिए अगला जो केस है आपका दैट इज अ PHP। PHP जो है 95 में बनी थी और दो फुल फॉर्म है इसकी। एक तो पर्सनल होम पेज, क्या पर्सनल होम पेज, मैं इसको डिलीट कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखेगा ये। ठीक है, हाँ, पर्सनल होम पेज हो गया एक तो। और जो ये आपकी पर्सनल होम पेज हो वो आपकी ओल्ड फुल फॉर्म है, ये पुरानी है। नई फुल फॉर्म कौन सी, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, दैट इज अ न्यू फुल फॉर्म ऑफ PHP। और ये किसने बनाई है, रास्मस लेडॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। तो याद रखिए। और ये PHP कैसी लैंग्वेज होती है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ओपन सोर्स वेब लैंग्वेज। कैसी होती है, ओपन सोर्स वेब लैंग्वेज होती है आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी लैंग्वेज होती है, तो ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रकार के वेब पेजेस और वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेब पेजेस और वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग PHP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ASP। ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज। अब देखिए ये जो PHP है चूंकि सर्वर साइड पर भी रन हो सकती है, देखो क्लाइंट और सर्वर दो नाम सुने होंगे। ASP के द्वारा बनाई गई चीजें हम सर्वर पर भी रन कर सकते हैं, इसलिए ASP को सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी बोला जाता है। वेब डिजाइनिंग में इसको यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है और 96 के अंदर इसको बनाया। ठीक है, और एक और लैंग्वेज की बात करेंगे दैट इज C#।
तो ये सन 2000 के अंदर आपकी लैंग्वेज बनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया अल्टरनेटिव टू जावा एंड डिराइव्ड फ्रॉम सी प्लस। तो ये सी प्लस प्लस और जो आपके जावा वाला काम है वो आप लोग सी शार्प के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मानी। ये जो पढ़ते क्या है, इसको इसको पढ़ा जाता है सी शार्प। लिखते कैसे हैं इस तरीके, मतलब ये जो हैश सिंबल है ना, हैश सिंबल को शार्प बोला गया है, और ये किसी ने प्रोड्यूस किया है सन 2000 के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको ये नाम दिया। तो आई होप गाइज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, कि जिसमें आपको मल्टीपल चीजें मैंने आपको एग्जैक्टली बता रखी हैं, जहां पर बहुत सारे केस आपको समझ में आए हो। तो गाइज यही आज का सेशन था आपके लिए। और गाइज एक बार आप इन सब चीजों को रीड करें, एक बार रिवाइज करें, और पॉसिबल हो तो गाइज जितना मैंने यहाँ पर बताया उनके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। अगर हैंड रिटन नोट्स आप बनाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आती रहेंगी गाइज। और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसका क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। आई होप गाइज ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, टेक केयर।